हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने बहुत ही नाइस टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, बहुत ही कैची टॉपिक लिया है एलपीजी। व्हाट इज एलपीजी? आपको क्या लगता है किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है ये, ग्रुप टास्क टॉपिक है, ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक भी है ना, एक्रोनीम के रूप में यूज होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, यहाँ तक कि सिविल सर्विस इंटरव्यू में पूछा गया था पिछले साल, व्हाट इज एलपीजी, प्लीज इलाबोरेट। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है एलपीजी? जब भी आप कभी इस तरह का टॉपिक देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट हो गया, कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गया, पिंक पजामा हो गया, इस तरह का टॉपिक जो होता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होता है, जिसको कि जो हो सकता है एक्रोनिम के रूप में, जो शॉर्ट फॉर्म के रूप में हो। आपने देखा होगा एब्रिब्रेशन भी इसको कहा जाता है ना। इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म बनाना है मान लीजिए, तो इस तरह से आप बहुत से तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। और इंटरव्यू में आज की डेट में इंटरव्यू और जीडी जो है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में ढेर सारा वीडियो बना कर दिया आप लोगों को, 300 वीडियो हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आप जाकर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा, है ना, किस किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सिविल सर्विस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन दिया है, आईएएम से रिलेटेड दिया है, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड दिया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मोटिवेशनल वीडियो है। देखिए मेरा सारा यूट्यूब चैनल जो है लर्निंग से भरा हुआ है। एक वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि आपको लगेगा कि नहीं जिसमें लर्निंग नहीं है। स्पेशली प्लेलिस्ट वाइज जो मैंने बनाया है, आप देखिए, जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए बताते हैं कि एलपीजी क्या होता है। आपको कहीं कुछ समझ में आ रहा है एलपीजी क्या होता है? अगर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है, किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है ना, इसका मतलब है कि वो सबसे पहले जो दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एम आई राइट? घर का गैस सिलेंडर, है ना, उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। लेकिन किसी भी ग्रुप डिस्कशन टॉपिक में वो टॉपिक नहीं देगा आपको, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा सिंपल है, उस पर कोई भी डिस्कस कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का मतलब ही होता है कि जो कि आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त लगे कि इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि मैंने कहा, यूदेंसिया आपको दे दिया, है ना, आपको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, कॉर्पोरल पनिशमेंट दे दिया, पिंक पजामा दे दिया, है ना, ए दे दिया सिर्फ लिख के, ए अब इसको डिस्क्राइब करो आप। बहुत सब चीज़ हो सकता है। 2+2+2 दे दिया आपको, उसको डिस्क्राइब करो। तो इस तरह से आप को मैंने पहले ही बताया है, ऑलरेडी मैं ऑथर ऑफ 13 बुक्स हूँ। मेरी बुक सारे अमेजन पे है। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है बुक्स का, आप चाहें तो वहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं, है ना। और नहीं तो आप मेरे अपेक्षा एजुकेशन ब्लॉग साइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ भी मैंने बहुत सब चीज़ें दिया है पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग जो होता है एलपीजी का, एल का मतलब जो सिंपल है वो है लिबरलाइजेशन। तो इसका मतलब हो गया, लिबरल लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, लिबरलाइजेशन। पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल। ये वर्ड सबसे पहले कब आया था, कुछ याद आया आप लोगों को? 24 जुलाई 1991। ठीक है, उस वक्त हमारे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम उनको समझ में आया कि देश की इकोनॉमी को, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये 3 चीज़ों पे जाना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी को लिबरल करना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करना पड़ेगा बहुत सब कंपनियों को। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल करना पड़ेगा। इसका मीनिंग तो आज तक ना मुझे समझ में आया, ना हमारे देश के लोगों को समझ में आया कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है और वो क्या करना चाहते हैं ग्लोबली। एक्चुअली किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना ग्लोबल हो जाता है, वहाँ से यहाँ ले जाना ग्लोबल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ग्लोबल का मतलब, अगर सही मायने में ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरे विश्व में एक ही करेंसी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज हो, जिससे कि प्राइस फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना हो और उसका किसी को उसका डिमेरिट्स ना झेलना पड़े। दैट इज ग्लोबल। लेकिन ऐसा संभव है? से फॉर एग्जांपल आप इटली में बैठे हो, फ्रांस में बैठे हो, है ना, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आप किस करेंसी में पैसा पेमेंट करोगे? आप गोल्ड दोगे, तुरंत ले लेगा गोल्ड, सोना। आप डॉलर देंगे, यूएस डॉलर, तुरंत ले लेगा। आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर देंगे, तुरंत ले लेगा। क्योंकि 3 ही हार्ड करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, एक है यूरो, एक है गोल्ड, एक है यूएस डॉलर। जी हाँ, और सब सॉफ्ट करेंसी है। इंडियन रुपीस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है।
आप इटली में, फ्रांस, किसी भी विदेश में जाके, कहीं भी विदेश कंट्री में जाके आप अगर रुपीज़ में पेमेंट करेंगे आपसे कोई नहीं लेगा। यहाँ तक कि आपको अपना इंडियन एयरपोर्ट पे जब आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन रुपीज़ को बाहर जाने के लिए। इससे ऐसी स्थिति है हमारे देश की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का वैल्यू क्या है। तो ग्लोबल का मतलब होता है कि एक ही करेंसी किसी भी रूप में हो, चाहे सब देश का अपना अपना करेंसी हो, लेकिन सबकी वैल्यू एक हो। क्या संभव है? बिना किसी प्राइस फ्लक्चुएशन की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे से डॉलर में खरीदते हैं। सोचिए कितना बड़ा गैप है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हमेशा डिफिसिट में रहती है। हमारा एक्सपोर्ट का मतलब सेल करेंगे तो पैसा आना चाहिए, और इम्पोर्ट मतलब बाय। तो बाइंग ज़्यादा है, बाइंग खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा बाहर जाएगा। बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग कम है। इसकी वजह से हमारा डिफिसिट हमेशा लगा। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 10 दिन पहले। हमारे देश की क्या स्थिति है, ग्लोबल हम कैसे हो, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। क्या इंडियन रुपीज़ कोई वैल्यू नहीं है? 75 रुपीज़ पर डॉलर है आज के डेट में। पॉन्ड के कंपेरिजन तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यूरो के कंपेरिजन और भी ज़्यादा। हमारी वैल्यू और डिप्रिशिएट हो रही, इंक्रीज होने का तो नाम ही नहीं देगा। 1947 में अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा यूएस डॉलर 1 रुपीज इक्वल टू ₹1। उस वक्त था 1947, आज़ादी के टाइम पे एकदम इक्वल था दोनों, एक यूएस डॉलर इक्वल टू 1 रुपीज। लेकिन हमारे देश को कब समझ में आया? 91 में समझ। थैंक गॉड कम से कम समझ में तो आया। तो उन्होंने कम से कम लिबरल करने की कोशिश की इकोनॉमी को, है ना। सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को कन्वर्ट करके बनाया FEMA, फीमा। और भी बहुत सारे रेगुलेशन हुए। प्राइवेट, हमारे देश में 245 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें सिर्फ 25 या 30 या 45 ले लीजिए मैक्सिमम, जो कि प्रॉफिटेबल है, ढंग से काम कर रही है। 200 बेकार है, गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है। इससे बेहतर उसको प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, प्राइवेट वाले उसको ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे। और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना क्यों नहीं चला पाती है। बहुत सिंपल फंडामेंटल, सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दो चीज़ हमारे देश में, लिबरल तो हो गया, प्राइवेटाइजेशन में बाकी है, ग्लोबलाइजेशन पूरा ही बाकी है। तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ LPG। उस टाइम मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, PV नरसिम्हा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल सर्च करोगे तो और भी बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, 12-13 पेज का है, वो आपको पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ ब्रीफ के लिए मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सबके साथ ये करिए, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बी।